बात बहुत पुरानी है। एक समय में एक गांव में रहते थे पंडित पूरनचंद। पंडित पूरनचंद एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पंडित थे। उनके समान शास्त्रों का ज्ञानी पूरे इलाके में कोई नहीं था। पंडित जी स्वभाव से बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति थे। अपनी पंडिताई पर उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। सबसे वो बहुत ही विनम्र भाव से मिलते। पंडित पूरनचंद के मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं था। जो भी यजमान पूजा पाठ करवाते उनसे पंडित जी ने कभी दक्षिणा की मांग नहीं की। यजमान जो भी अपनी खुशी से दे देते पंडित जी बिना कुछ कहे वो रख लेते। उनकी इस भलमनसाई का लोग फायदा भी उठाते थे। नतीजा ये कि पंडित जी का जीवन बड़े ही अभाव में कट रहा था। कई बार तो घर में खाने को दाना भी ना मिलता। उनकी पत्नी अक्सर उनसे कहती कि आप भी कैसे पंडित हो, मेरी मानो तो कभी कभी यजमान को कुछ इधर उधर की बताकर कुछ ज्यादा दक्षिणा कमा लिया करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु पंडित जी कहते मेरे लिए वो सब कुछ करना पाप करने के बराबर है। मैं इसी से संतुष्ट हूँ। जीने के लिए और क्या चाहिए। जो भी हो मैं पाप की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इसी से मेरा मन शांत रहता है। पत्नी उनकी भावनाओं को समझते हुए चुप हो जाती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन पंडित जी को एक दूर गांव से पूजा पाठ का निमंत्रण मिला। गांव काफी दूर था। सारा काम निपटाकर पंडित जी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था तो पंडित जी को भूख सताने लगी। चलते चलते वो राजा के महल के पास से गुजरे तो पता चला कि महल में हर समय भूखे लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था रहती है। पंडित पूरनचंद भी महल में पहुंचे और राजा के सेवकों ने उन्हें बड़े ही आदर के साथ खाना परोसा और एक चांदी के लोटे में पानी भी दिया। खाना खाकर पंडित जी तृप्त हुए और मन ही मन राजा को आशीर्वाद देने लगे। जब वो वापस चलने को हुए तो उनकी दृष्टि चांदी के लोटे पर पड़ी। पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने लोटा अपने कपड़ों में छिपा लिया और चुपचाप वहां से चले गए। शाम ढलते ढलते पंडित जी घर पहुंच गए। इधर राजा के कर्मचारियों को पता चला कि एक चांदी का लोटा कम हो गया है। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ये जानकर बहुत ही हैरान थे कि आखिर चांदी का लोटा कैसे गायब हुआ, कौन है जिसने ये लोटा चुराया होगा। परंतु कुछ पता ना चला। इसी तरह से 2 दिन बीत गए। इधर तीसरे दिन पंडित पूरनचंद ने जब उस लोटे में पानी पिया तो मन ही मन उन्हें पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने चोरी जैसा अपराध किया है। वो तुरंत राजा के महल की तरफ चल दिए। महल पहुंचकर वो राजा से मिले और चांदी का लोटा राजा को वापस लौटा दिया और राजा को सारी बात भी बता दी। राजा हैरान था कि पहले तो पंडित जी ने लोटा चुराया और 3 दिन बाद लोटा वापस करने आ गए। राजा ने बड़ी ही विनम्रता से पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। आपने पहले तो लोटा चुराया क्यों, और अगर चुरा ही लिया था तो वापस करने क्यों आए। पंडित जी बोले, महाराज मैंने लोटा चुराया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। असल में दोष उस भोजन में ही था। अवश्य ही आपका परोसा हुआ भोजन पाप की कमाई का था, इसीलिए मेरे मन में भी पाप उत्पन्न हो गया। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। आपके खिलाए हुए भोजन से ही मेरे मन में मैल उत्पन्न हुआ। राजा ये बात सुनकर हैरान हुए और क्रोधित भी। वो बोले, पंडित जी आप मेरे महल में आकर मुझी पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरी कमाई पाप की कमाई है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई। वो मैं सब नहीं जानता, परंतु मैंने जो कहा है वही सत्य है। आपके यहाँ खाए हुए अन्न से ही मेरे मन में पाप जागा और उस अन्न का ही असर मुझ पर 3 दिन तक रहा। इसीलिए तीसरे दिन उसका असर खत्म होते ही मेरे मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ और मैं लोटा लेकर वापस आपके पास आ गया। अब आप जाने और आपका काम। आप ही पता लगाइए कि आपके खजाने में पाप की कमाई कहां से आ रही है। ये कहते हुए पंडित जी वहां से चले गए। पंडित जी की बातें सुनकर राजा का मन बेचैन हो उठा। वो मानता था
कि पंडित पूरनचंद जैसा ज्ञानी पंडित व्यर्थ में ही ऐसी बातें नहीं करेगा। राजा साहब ने अपनी परेशानी रानी को बताई। रानी भी इस बात से चिंतित हुई। आखिरकार रानी ने राजा साहब को एक सुझाव दिया कि आप अपना भेष बदल कर जाइए और राज्य में घूमिए, तभी आपको इस रहस्य का पता चलेगा। राजा को रानी की बात सही लगी। अगली ही सुबह राजा ने एक साधारण से गांव के आदमी का भेष बनाया और अपने ही नगर में घूमने लगे। रास्ते चलते उन्हें एक आदमी मिला तो राजा ने उससे कहा, भाई, इस राज्य का राजा तो बहुत ही धर्मात्मा है। उसके महल में जो भी जाता है भूखा वापस नहीं आता। भगवान करे ऐसे राजा साहब की उम्र बहुत ही लंबी हो। ये सुनकर दूसरा आदमी चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई, यहाँ का राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, वो तो ढोंगी है, ढोंगी, बस अच्छा होने का दिखावा करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? और नहीं तो क्या, पूरे नगर से वो 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। ऐसा पापी है वो। ये सुनकर राजा के पांव तले जमीन खिसक गई। राजा बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। इसी तरह से राजा ने आगे कई लोगों को अपनी तारीफ की, परंतु हर कोई राजा को कोसता और यही कहता कि राजा 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। राजा को मन ही मन बहुत दुख सताने लगा कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसकी नाक के नीचे ये सब घोटाला हो रहा है। राजा महल वापस आ गया। राजा ने वापस अपने राजसी वस्त्र पहन लिए और तुरंत आदेश दिया कि राज्य के खजाना मंत्री को पेश किया जाए। सिपाहियों ने खजाना मंत्री को राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने सीधा प्रश्न खजाना मंत्री से पूछा, क्या ये सच है कि राज्य की जनता से 2 गुना लगान वसूल किया जा रहा है, जबकि हमने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं? ये सुनकर मंत्री जी की आंखें शर्म से झुक गईं। मंत्री को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दे दिया गया। अब राजा को समझ आ गया कि पंडित पूरनचंद की बात सही थी कि मेरे खजाने में पाप की कमाई आ रही थी। राजा साहब ने तुरंत घोषणा करवाई कि जनता से इस साल का लगान नहीं लिया जाएगा, इस साल का लगान माफ किया जाता है। और साथ ही साथ सिपाहियों से कहा कि पंडित पूरनचंद को पूरे सम्मान के साथ महल में लाया जाए। सिपाही पंडित जी को लेकर महल पहुंच आए। राजा ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपना राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। अब पंडित जी को अपने ज्ञान और योग्यता के अनुसार एक अच्छा पद मिल गया था और उनके घर की दरिद्रता भी दूर हो गई। पंडित जी ने राजा को परामर्श दिया कि महाराज, राजा का कर्तव्य है कि वो समय समय पर ये जांच करता रहे कि उसके खजाने में आने वाला धन पाप की कमाई का ना हो। इसीलिए आप स्वयं अपने मंत्रियों के कामकाज की निगरानी करते रहें, न कि पूरी तरह उन पर विश्वास करके अपनी आंखें मूंद लें। राजा ने वचन दिया कि अब वह स्वयं अपना सारा राजकाज संभालेंगे। इस घटना के बाद राज्य की जनता के बीच राजा की खोई हुई प्रतिष्ठा और विश्वास एक बार फिर से स्थापित हो गया। सेठ राम प्रसाद की गिनती नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में होती थी। सेठ का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सेठ जी के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा था गोविंद। गोविंद एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था। वो अक्सर दूसरों की मदद भी करता रहता। गोविंद का हमेशा दूसरों की मदद करना उसके दोनों बड़े भाइयों को जरा भी पसंद नहीं था। दोनों बड़े भाई हमेशा अपने पिता से कहते कि बेशक गोविंद समझदार है, परंतु उसमें दुनियादारी की समझ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपने साथ व्यापार में जोड़ना सही नहीं है। इसे किसी तरह की कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दीजिए, ये उसी के लायक है। गोविंद इस बात पर राजी नहीं था। हालांकि वो कहता कि उसे कोई भी काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, परंतु वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। सेठ राम प्रसाद को भी कई बार ये लगता कि गोविंद उनके व्यापार को ठीक से चला पाने के लायक नहीं है। इसी उधेड़ बुन में सेठ जी ने गोविंद को अपने पास बुलाया और कहा कि गोविंद,
मेरे व्यापार से जुड़ने से पहले तुम्हें अपने आप को योग्य साबित करना होगा। सेठ ने गोविंद को कुछ धन दिया और कहा, तुम इस धन से कोई भी छोटा मोटा व्यापार शुरू करो और मुझे पैसे कमा कर दिखाओ, तो ही मैं तुम्हें अपने व्यापार के लायक समझूंगा। गोविंद ने अपने पिता की बात मान ली। उसने धन से व्यापार शुरू करने की ठान ली। उसने पता लगाया कि गांव में कौन कौन सी चीज किस भाव पर बिकती है और आसपास के गांव में कौन सी चीज सस्ती मिलती है। वो सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें कम दाम में अपने गांव में बेचने लगा। देखते ही देखते उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा और उसने काफी धन भी कमा लिया, परंतु जैसा उसका स्वभाव था वो धन को संभाल नहीं पाया और उसने सारा धन इधर उधर लोगों को देने में ही खर्च कर दिया। 6 महीने बाद जब उसके पिता ने हिसाब मांगा तो पता चला कि अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद भी उसके हाथ खाली ही थे। तब गोविंद के बड़े भाइयों ने पिता से कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि इसके बस का कुछ नहीं है, ये तो बावरा है, आप कहीं इसे नौकरी लगवा दीजिए। गोविंद अपने पिता से कहता है, पिताजी, व्यापार में असफल हो गया, परंतु मैं कोई दूसरा काम जरूर कर सकता हूँ। मुझे खेती बाड़ी करने का मौका दीजिए। आप मुझे जमीन दे दो, मैं 1 साल में अच्छी फसल ला कर दूंगा। पिता ने गोविंद की बात मान ली और उसे 5 एकड़ जमीन 1 साल के लिए दे दी। गोविंद पूरी मेहनत से अपने पिता के खेतों में काम करने में जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई और खेतों में अच्छी फसल लहलहाने लगी। जब फसल पककर तैयार हो गई तो उसे काटने के लिए गोविंद ने तैयारी कर ली, परंतु इस बार भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसी रात तेज बारिश और आंधी तूफान में उसकी तैयार फसल बर्बाद हो गई। एक बार फिर से वो अपने पिता के सामने नाकारा साबित हो गया। इस बार फिर से उसके भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बावरा गोविंद कहा। अपने भाइयों के इस व्यवहार और पिता की बेरुखी से परेशान होकर गोविंद ने अपना घर और गांव छोड़ने का फैसला ले लिया। जाने से पहले वो अपने पिता से मिला और बोला, पिताजी, अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मैं अपनी योग्यता साबित कर दूंगा। पिता ने उसे नहीं रोका और जाने दिया। नाराज गोविंद निकल तो पड़ा घर से, परंतु उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बस तेज कदमों के साथ अपने गांव और घर से दूर चलता जा रहा था। चलते चलते गोविंद एक अनजान गांव में पहुंच गया जहां उसे कोई नहीं जानता था। वो रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उस गांव के किसी घर से एक लड़की की डोली उठ रही थी। गोविंद शादी की रौनक देखकर वहां पर रुक गया। दुल्हन डोली में बैठी थी। उस गांव की प्रथा के अनुसार दुल्हन का पिता डोली के ऊपर से कुछ सिक्के उछाल रहा था। गोविंद ने बिना कुछ सोचे समझे लपक कर वो सिक्के इकट्ठे कर लिए। उसने काफी सिक्के इकट्ठे कर लिए और घर को भी अच्छी तरह याद रख लिया कि वो किसका घर है। उन इकट्ठे किए हुए पैसों से गोविंद ने कुछ चने खरीद लिए और एक घड़ा खरीदा। उस घड़े में पानी भरकर वो गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो बड़ी ही विनम्रता से कुछ चने देकर जल पिलाता। गोविंद की सेवा से खुश होकर उसे लोग कुछ पैसे दे देते। लकड़ी काटने का काम करने वाले कुछ बड़ई लोग उसी रास्ते से गुजरते थे। वो भी वहां पानी पीते और बदले में कुछ लकड़ियां दे जाते। इस तरह वहां लकड़ियों का ढेर लग गया। गोविंद उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक लकड़ी के व्यापारी को बेच देता है और उन पैसों से और चने खरीद लेता है। अब वो हर रोज पहले की तरह ही राहगीरों को चने खिलाकर पानी पिलाता और बदले में उसे पैसे और लकड़ी मिलने लगे। धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार गोविंद ने कोई गलती नहीं की। जब उसके पास पैसे बढ़ने लगे तो वो लकड़ियों को कीमत देकर खरीदने लगा और लकड़ी आगे लकड़ी के व्यापारियों को बेचने लगा। गोविंद का मुनाफा पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे मौसम में बदलाव आया और बारिश का मौसम आने से लकड़ी गीली होने लगी तो उसका धंधा मंदा पड़ने लगा और लोगों ने पानी पीना भी कम कर दिया। परंतु गोविंद अब तक काफी जमा पूंजी इकट्ठी कर चुका था।
उस पूंजी से उसने फिर से एक बार अपना व्यापार शुरू किया जो वो पहले कर चुका था। उसने आसपास के गांव से मिलने वाला सस्ता सामान खरीदा और अपने गांव में आकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। गोविंद ने अपने पुराने अनुभव से ये सीख लिया था कि दूसरों का भला करना अच्छी बात है, परंतु पहले खुद का भला करना भी जरूरी है। उस गांव में गोविंद ने अपनी एक दुकान खोल ली। एक समय वो भी आ गया जब गोविंद उस गांव का एक सफल व्यापारी बन चुका था। तब एक दिन वो उस घर में गया जहां से उसने डोली के ऊपर उछाले गए सिक्के इकट्ठे किए थे। गोविंद घर के अंदर गया। उसने घर के मालिक को पैसे थमाते हुए कहा कि ये आपके घर से उठाए गए सिक्कों के कर्ज को मैं ब्याज के सहित आपको वापस कर रहा हूँ। और उसने पूरी बात उस आदमी को बता दी। वो आदमी हैरान था कि ऐसा ईमानदार भी कोई हो सकता है कि गिरे हुए सिक्कों को कर्ज समझकर रख ले। खैर, उसने गोविंद का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद गोविंद अपने पिता और भाइयों से मिलने गया। तब उसके पिता बहुत ही खुश थे कि उनका बेटा अब बावरा गोविंद नहीं है, बल्कि आज वो एक सफल व्यापारी बन चुका है। तब उन्होंने गोविंद को घर वापस आने को कहा, परंतु गोविंद अब अपने खुद के बनाए हुए व्यापार को ही आगे बढ़ाना चाहता था। तो उसके पिता ने भी उसकी इच्छा पर कोई आपत्ति नहीं की। गोविंद के भाई भी अब मान चुके थे कि गोविंद किसी भी बात में किसी से कम नहीं है, और इस तरह से गोविंद ने अपनी काबिलियत साबित कर दी।